हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो बने रहेंगे माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये आपका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और आप इस वीडियो के माध्यम से एक वाक्य के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है, विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और बनावट के आधार पर, जिसको हम लोग संरचना कहते हैं, संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। काफ़ी ये वीडियो आपका हेल्पफुल होने वाला है, तो आप ध्यान देंगे और बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त या सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। तो चलते हैं, एक ऊर्जावान आप भी हो जाइए और हम भी ऊर्जावान हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और एक कॉपी और एक पेन को लेकर के बैठ जाएं और वहां पे आप एक नोटबुक को तैयार करते रहें और इस के माध्यम से आप उसमें नोटिफिकेशन जाते रहेगा और आप नोट करते रहें। तो चलेंगे, ध्यान देंगे। फर्स्ट है कि वाक्य की परिभाषा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डिफिनेशन, यानी परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि दो या दो से अधिक कोई भी शब्द, जब शब्द के बारे में इसके पहले ही वीडियो में हमने बता चुका है। उसके पहले हमने एक वीडियो आपको वर्ण के बारे में फुल डिटेल दिया है, उसके बाद शब्द के बारे में हम लोग फुल डिटेल दिए और अब जाकर के वाक्य के बारे में फुल डिटेल दिया जा रहा है। तो दो या दो से अधिक शब्द को क्या करेंगे, एक समूह में हम लोग क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करेंगे। समझ रहे हैं आप ना। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे वाक्य कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहा जाता है। तो एक सामान्य वाक्य को बनाने के लिए, आप एक सिंपल से वाक्य को बनाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें आके कर्ता होना चाहिए, जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और जो काम करने वाला चीज है उस पर फोकस होना चाहिए, यानी कि कर्म होना चाहिए, जिसको हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं कर्ता और ऑब्जेक्ट को समझते हैं कर्म। और एक क्रिया जिसको हम लोग वर्ब भी कहते हैं, इंग्लिश में, संस्कृत में हम लोग धातु भी कहते हैं। तो एक क्रिया का होना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है एक साधारण से वाक्य में। तो उदाहरण की ओर हम देखेंगे कि सत्य कड़वा होता है। यह एक एग्जाम्पल लिया गया है एक सेंटेंस को कि सत्य कड़वा होता है। तो देखेंगे एक वाक्य है, क्या है ये, एक वाक्य है, एक फुल कंप्लीट वाक्य है और वो भी सार्थक वाक्य है, क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। इसका जो है पूरा पूरा आपको अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं कि जो सत्य है वो कड़वा होता ही है, किंतु सत्य होता कड़वा है। अगर इसको व्यवस्थित क्रमबद्ध में नहीं किया जाए किसी शब्द को, तो वह वाक्य जो है वह अर्थपूर्ण नहीं हो पाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि सत्य पहले यहाँ पे होता और तब कड़वा लिखा गया है, तो ये आपका जो है अधूरा हो गया, क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं। तो ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ निकलता नहीं है, इसका अर्थ निकलता ही नहीं है, इसलिए यह जो वाक्य है वह अधूरा है, यह जो वाक्य है वो निरर्थक है, ये सार्थक नहीं है। तो इस प्रकार से हम शब्द की परिभाषा को समझेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ध्यान देंगे यहाँ पे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। देखेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वाक्य में तीन भाग, यानी कि तीन भाग होते हैं या तीन पार्ट होते हैं या उनके तीन जो है अंग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं अंग, एक कर्ता, कर्म और क्रिया। इन्हीं तीनों के आधार पर वाक्य के अंग बनाए गए हैं। यानी ये जो तीन हैं वे काफी आपको कोई भी सार्थक वाक्य में इतना महत्व रखते हैं कि बगैर इनके बिना आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो लगेगा कि वह सेंटेंस जो है वो अधूरा है। तो किसी भी सरल वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को होना अति आवश्यक है। तो बढ़ेंगे आगे टॉपिक की ओर, और ये आपका अगला टॉपिक है कि वाक्यों के दो अंग होते हैं। ध्यान देंगे, वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। कौन होता है, एक नंबर आप यहां देखेंगे उद्देश्य और दो नंबर पे आपका जो है विधेय है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो, एक विदेश
जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य, और दूसरा विधेय जिसको बोलते हैं। तो अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि वाक्य में उद्देश्य क्या है। ध्यान देंगे, उद्देश्य से आपको समझ में आता ही होगा कि उसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के पढ़ने का उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब करना, अच्छी एक बिजनेस करना, ये आपका एक उद्देश्य हुआ। ठीक उसी प्रकार से वाक्य में जो दो अंग हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो वाक्य में उद्देश्य का अर्थ क्या है जिसके बारे में हम समझेंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, कर्ता आप समझते ही हैं, सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो उसे वाक्य का उद्देश्य कहा जाएगा। यानी जो कर्ता है वही जो है वाक्य का क्या है, उद्देश्य कहला रहा है। क्या कहला रहा है, उद्देश्य कहला रहा है। साथ ही कर्ता का विस्तारक या विशेषण हो तो उसे भी हमें उद्देश्य में रखेंगे। यानी साथ में जब जो क्या हो रहा है कि कर्ता का कोई विस्तार करने वाला चीज है या उसका जो विशेषण बता रहा है, उसे भी हम क्या करेंगे, उद्देश्य में ही रखेंगे। तो चलेंगे आगे, इस प्रकार से बने रहेंगे वीडियो के अंत तक आप। जैसे कि हम जानते हैं कि कर्ता एक कारक है। कर्ता क्या है, एक कारक है। वह संज्ञा या सर्वनाम होता है। जो कारक है वो क्या होता है, संज्ञा भी हो सकता है और एक सर्वनाम भी हो सकता है। यानी कि जो क्या है, कर्ता जो है वह एक संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं, आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि संज्ञा जो है वो क्या होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि मोहन पटना जाता है, तो मोहन जो है वह आपका संज्ञा हो गया। जबकि उसके बदले में अगर आ जाए कि वह पटना जाता है, तो वह जो है उसके लिए क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि वह संज्ञा या सर्वनाम होता है। उसी के संबंध में अगर कुछ कहा जाए तो वह कर्ता का विस्तारक कहलाता है। अगर कर्ता के बारे में या संज्ञा और सर्वनाम के बारे में किसी भी प्रकार का कोई चीज जब कहते हैं तो वही जो है वह क्या कहलाता है, विस्तारक कहलाता है। और कर्ता की विशेषता बताई जाए तो वह क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। यानी जो शब्द कर्ता की विशेषता बतलाएगा वह विशेषण कहलाएगा। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, निषेधवाचक वाक्य की ओर देखेंगे। निषेधवाचक वाक्य क्या है कि जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता हो। देखिए, इस वाक्य से लगेगा कि वह काम नहीं हो पा रहा है, उन्हें क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे कि मैंने दूध नहीं पिया, तो यह लग रहा है ना निषेध कर रहा है, मना कर रहा है। यह भाव प्रकट क्या कर रहा है, मना करने के लिए हो रहा है कि नहीं पिया है, तो ऐसे जो है निषेध है, मैंने खाना नहीं खाया है। तो इस प्रकार से इसे हम निषेधवाचक वाक्य में रखते हैं। तो चलेंगे, निषेध इज इक्वल टू मना करना, अवरुद्ध करना, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, इसी को हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब आप आगे देखेंगे, इसमें क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य। आप समझते ही होंगे कि वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है, यानी जिसके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाएगा या किया जाएगा, तो वह जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। आप समझेंगे, तो उदाहरण में समझेंगे क्या है, उदाहरण के कि भारत क्या है। जैसा कि वहां पर था कि भारत एक देश है, तो भारत क्या है, देखिए यहाँ पे यह क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत क्या है। दशरथ कहाँ के राजा हैं, तो दशरथ जो है वो कहाँ के राजा थे, तो जिसके बारे में देखिए ये जो है आपका प्रश्न बना रहा है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जिसमें कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कहाँ, क्या इत्यादि लग जाते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो चलेंगे आगे की ओर। आज्ञावाचक वाक्य में ध्यान देंगे हम। आज्ञावाचक क्या है देखेंगे इसमें। आज्ञावाचक में कि वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह विधि सूचक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। यानी विधि सूचक और आज्ञावाचक ये दोनों एक ही हैं। आप ये भी ध्यान देंगे, कहीं विधि सूचक आएगा तो कहीं आज्ञावाचक आएगा, तो ये दोनों चीज एक ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आज्ञा देने के लिए क्या है कि कृपया बैठ जाइए, लेकिन किसी को कहा जा रहा है बैठने के लिए आदर पूर्वक, तो ये आज्ञा दिया जा रहा है शांत रहो। जैसे हम लोग कहते हैं जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो बोलते हैं शांत रहो, यह एक आज्ञा
वाचक वाक्य है। कृपया शांति बनाए रखें, आज्ञा दिया जा रहा है कि शांति बनाए रखें, तो इस प्रकार से जो है आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। तो अब चलेंगे हम विस्मयादि क्या चीज, वाचक वाक्य की ओर। विस्मयादि वाचक वाक्य की ओर ध्यान देंगे हम लोग कि वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। वैसे वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वही जो है आपका विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ओह कितना ठंडी रात है, लग रहा है इससे क्या हो रहा है, गहरी अनुभूति हो रहा है कि ओह कितना ठंडी रात है। देखिए यहाँ पे बल्ले हम जीत गए, ऐसा हम बोलते हैं, बल्ले बल्ले हम जीत गए, शाबाश, वेल डन, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो ये विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। तो इस प्रकार से और एक उदाहरण है, देखेंगे कि आहा कितना सुंदर उपवन है। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये विस्मयादि क्या थे, वाचक वाक्य थे। अब चलेंगे हम यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य की ओर, ध्यान देंगे। इच्छावाचक वाक्य कौन है, तो जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद, इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता हो, उन्हें हम लोग इच्छावाचक वाक्य क्या कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे इच्छा, आकांक्षा और आशीर्वाद की ओर। ऐसे सेंटेंस में अगर कोई प्रयुक्त हो रहा है तो वह जो है इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसा कि आप ध्यान देंगे उदाहरण में कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करें। देखेंगे इसमें इच्छा हो रही है कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, आकांक्षा हो रही है आप 9 वर्ष मंगलमय हो। देखिए इसमें इच्छा, आकांक्षा जागृत हो रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब चलेंगे हम संकेतवाचक वाक्य की ओर बढ़ेंगे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य कि जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो, देखेंगे किसी संकेत का बोध होता हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में आप ध्यान देंगे कि राम का मकान उधर है। देखिए उधर, ये संकेत कर रहा है, कौन, उधर, राम का मकान उधर है, ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। सोनू उधर रहता है, देखिए उधर, यह जो है संकेत कर रहा है कि उधर रहता है। तो इस प्रकार से वाक्य को हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक का यहाँ पे है कि संदेहवाचक वाक्य की ओर ध्यान देंगे हम। संदेहवाचक वाक्य कि जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता हो, संदेह का बोध होगा, उन्हें हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो ध्यान दीजिए उदाहरण में, क्या वह यहाँ आ गया, यानी इसमें संदेह लग रहा है, लग रहा है कि नहीं आया है। क्या वह यहाँ आ गया, लग रहा है कि नहीं आया है। क्या उसने काम कर लिया, लग रहा है कि काम अभी नहीं किया है, उसका कुछ काम बाकी है। तो इस प्रकार से जब संदेह आपको किसी भी सेंटेंस के द्वारा उत्पन्न होगा तो उसे आप संदेहवाचक वाक्य में क्लासिफिकेशन करके और रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अब चलेंगे हम अगले टॉपिक की ओर, ध्यान देंगे यहाँ पे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। कौन कौन, सरल वाक्य जिसको या साधारण वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। ये 3 आपके जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अब बढ़ेंगे आगे की ओर, ध्यान देंगे यहाँ पे फर्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ है क्या कि सरल या साधारण वाक्य। देखेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य दोनों सेम है। तो जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, यानी कि पढ़ना जो है क्रिया है, जबकि मुकेश जो है वो क्या है, करता है, जबकि ये जो है सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य को हम लोग सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्रिया एक होती है। तो अब चलेंगे आगे हम संयुक्त वाक्य की ओर, ध्यान देंगे यहाँ। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों, उन्हें समुच्चय वाक्य कहते हैं या संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं
किसको? जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ गया हो सरल वाक्य में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। तो आप उदाहरण की ओर देख सकते हैं कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए यहाँ पे जो है क्या है? सुबह गया और शाम को लौट आया, दोनों को संयुक्त कर रहा है। कौन जो और है वो संयुक्त कर रहा है किसको? कि वह सुबह गया और देखिए शाम को लौट आया, जो दोनों को मिला रहा है। किसी भी दो वाक्यों को मिला करके और एक वाक्य में तब्दील कर दिया जाता है, वही आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो चलेंगे, जैसे आप कह सकते हैं कि तुम हीरो हो परंतु मैं जीरो हूं, तो इस प्रकार से वह लड़का है परंतु मैं लड़की हूं, इस प्रकार से आप जोड़कर कह सकते हैं। तो चलेंगे आगे की ओर। यहां देखेंगे मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, एक मुख्य होगा या ये प्रधान, दोनों चीज एक ही है हो, और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, और इसी पर कोई आश्रित और कोई उपवाक्य है उसका, जिसको सब सेंटेंस कहेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित वाक्य कहते हैं उसे। तो अब देखेंगे आप कि ज्यों ही उसने दावा पी वह सो गई, यानी कि ज्यों ही वह दावा पी तो क्या हो गया? सो गए। यानी कि मुख्य या प्रधान वाक्य क्या है इसमें? कि ज्यों ही उसने दावा पी, ये आपका प्रधान है, और इसी पर क्या हुई? एक आश्रित जो है कि वह सो गई, इसी वाक्य पर यह जो वाक्य है आश्रित है, डिपेंड है, इसी को हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो अब चलेंगे, इस प्रकार से हम जो इस हिंदी व्याकरण के वाक्य के बारे में कंप्लीट वीडियो था, तो आप समझ ही गए होंगे। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठियों के पास, अपने क्लासमेटों के पास इसे शेयर भी कर दें, ताकि उनके पास भी फटाफट इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस प्रकार से हिंदी व्याकरण के सारा वीडियो को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो अब आपसे लेते हैं हम विदा।